हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ के हम लोग काफ़ी बोर हो चुके हैं। तो बीच में मैंने शुरू किया है एक इंटरेस्टिंग सा सीरीज़ जो कि ज्योग्राफी स्टूडेंट्स या जो भी लोग अपने कोर्स में ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने बुक्स में कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ते हैं जो हमारे सर से निकल जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे। तो टोटल टर्म्स हैं 46, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 10 टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 46 टर्म समझाने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लेक या रिवर में कंफ्यूजन रहता है या कुछ लोगों को ओशन और सी में कंफ्यूजन रहता है, तो उनका सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इन टर्म्स को भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है आइसबर्ग। एन आइसबर्ग इज अ लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस दैट हैज ब्रोकन ऑफ अ ग्लेशियर एंड इज फ्लोटिंग फ्रीली इन ओपन वाटर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि जो बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं ग्लेशियर्स में एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है बर्फ का और वो वाटर पे फ्रीली फ्लोट करने लगता है। तो उसी टूटे हुए टुकड़े को हम लोग आइसबर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों, जब ग्लेशियर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर के होते हैं, तो एक आइसबर्ग जो उन्हीं का टूटा हुआ टुकड़ा है, जाहिर सी बात है कि वो भी फ्रेश वाटर का ही होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है सी की। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सी इज़ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ ऑल द अर्थ्स ओशनिक वाटर्स इंक्लूडिंग द अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन। सो फ्रेंड्स, अर्थ पर जितना भी सॉल्ट वाटर बॉडीज प्रेजेंट है बड़े बड़े ओशंस की फॉर्म में, उन सारे ओशंस को मिलाकर सी बनता है, क्योंकि ओशंस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सारे ओशंस जो हैं 7 ओशंस हैं टोटल, और वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो एक बड़ी सॉल्ट वाटर बॉडी बनाते हैं, और उसी सॉल्ट वाटर बॉडी को हम ओशन कहते हैं। मतलब अर्थ पर जितना भी सारा पानी है उस सब पानी को मिला करके उस सब पानी को मिला करके हम लोग एक सी बनता है। ठीक है, और however the word sea can also be used for many specific much smaller bodies of sea water such as North Sea or the Red Sea। तो दोस्तों, हम लोग अर्थ के सी बॉडीज़ की बात तो कर चुके हैं कि सारे अर्थ के जो वाटर है, सारे ओशंस हैं, उनको अगर कलेक्ट कर दिया जाए तो सी बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वाटर की छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, मतलब सॉल्ट वाटर की छोटी छोटी बॉडीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग वर्ड सी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ सी अगर हम लोग ले लें तो वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को जो है टच करता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग नॉर्थ सी बोलते हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की आउटलाइंस को वो जो है कवर करता है। ठीक है, उनके बीच में वो लोकेटेड है, तो उसको भी हम लोग सी बोल सकते हैं। हाँ, मैं आपके सामने पिक्चर डिस्प्ले कर रही हूँ स्क्रीन पर, आप लोग उसमें आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है केप। अ केप यूजुअली रिप्रेजेंट्स अ मार्क्ड चेंज इन फ्रंट ऑफ द कोस्ट लाइन विच मेक्स देम प्रोन टू नेचुरल फॉर्म्स ऑफ इरोजन, मेनली टाइडल एक्शंस। तो दोस्तों, कोस्ट लाइन पर जो प्रोन शेप्ड के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग केप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ये मेनली इरोजन की वजह से फॉर्म होते हैं। जो रिवर्स कोस्ट लाइन को इरोड करती हैं, उन रिवर्स के इरोजन की वजह से ये वाले स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, मेनली टाइडल एक्शंस की वजह से। क्योंकि जब टाइड्स आती हैं तो उनकी वजह से भी जो है कोस्ट लाइन इरोड होती है, और रिवर्स की वजह से भी कोस्ट लाइन इरोड होती है, इरोजन हो जाता है। उस वजह से ये सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, इन वाले स्ट्रक्चर्स को बनने में बहुत सालों लगते हैं, क्योंकि जो इरोजन का जो प्रोसेस है ना रिवर्स के थ्रू, वो तो बहुत ज़्यादा ही स्लो है, उसका रेट तो बहुत ज़्यादा स्लो है होने में। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको फॉर्म होने में, इन थ्रोन शेप्स को फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बे की। A bay is a body of water partially surrounded by land. A bay is usually smaller and less enclosed than a gulf. The mouth of the bay where meets the ocean or lake is typically wider than that of a gulf.
तो दोस्तों बे का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि पार्शियली सराउंडेड होती है लैंड से, मतलब जमीन से वो घिरी हुई होती है, लेकिन पार्शियली, पूरी कवर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि एक गुल्फ होता है और एक बे होता है, लेकिन जो गुल्फ होता है वो ज़्यादा घिरा हुआ होता है लैंड से, और उसका जो माउथ होता है जहाँ से वो ओशन से मिलता है तो वो काफ़ी छोटा होता है। लेकिन अगर बे से कंपेयर किया जाए तो बे का जो माउथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है जहाँ वो ओशन से जाके मिलता है। जैसे बे ऑफ बंगाल है तो आप लोग उससे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब माउथ है भी या नहीं उसका, मतलब तो वो जो है मतलब ऐसे ही लगता है कि ओशन का ही पार्ट है एक। ठीक है, लेकिन जो गुल्फ्स होते हैं ना वो काफ़ी सराउंडेड होते हैं, मतलब एक सर्कुलर शेप में होते हैं और थोड़ा सा बस उनका जो है माउथ खुला हुआ होता है जहाँ से वो ओशन से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो दोस्तों अब बात आती है ओशन की। एन ओशन इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट कंपोजेज मच ऑफ अ प्लैनेट्स हाइड्रोस्फीयर। ऑन अर्थ एन ओशन इज वन ऑफ द मेजर कन्वेंशनल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड ओशन। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है कंफ्यूजन दूर करने का कि सी और ओशन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि पूरे सारे सॉल्ट वाटर बॉडीज जितने भी अर्थ में पानी प्रेजेंट है सब इंटरलिंक्ड है, सबको मिला करके एक सी बनता है। ठीक है, लेकिन अर्थ पे ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो सारा सी है ना, मतलब पूरा सी जो है उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बड़े बड़े 7 पार्ट में। ठीक है, तो उन सारे पार्ट्स को जो है ओशंस की फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब कोई सा अटलांटिक ओशन है तो कोई आर्टिक ओशन है, बड़े बड़े वाटर बॉडीज में उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों जो सारे बड़े बड़े डिवीजन्स हैं उन्हीं मेजर कन्वेंशनल डिवीजन्स को हम लोग ओशन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि एक बड़ी पूरी सारी बॉडी जो है, सारा पानी जो है अर्थ का, वो हो गया एक सी, और उसी के डिवीजन्स, उसी के जो फर्दर डिवीजन्स किए गए हैं उस सी के, वो हो गए ओशंस। सो फ्रेंड्स 6 नंबर पे आती है बात लेक की। Lakes are large bodies of water that are surrounded by land and are not part of an ocean. तो दोस्तों ये बहुत आसान है समझना कि लेक क्या होता है। लेक एक वाटर बॉडी होती है काफ़ी बड़ी सी, जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई होती है, कहीं भी वो ओशन से जाकर नहीं मिलती या रिवर से जाकर नहीं मिलती। वो बस एक वाटर बॉडी है जो कि बिल्कुल सेपरेट है रिवर, सी, ओशन सबसे। ठीक है, और पूरी चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है। ठीक है, मैं दोस्तों यहाँ पर एक पिक्चर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप लोग उसमें देखकर आसानी से समझ सकते हो कि लेक क्या होती है। नाउ दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिवर की। अ रिवर इज अ रिबन लाइक बॉडी ऑफ वाटर दैट फ्लोज डाउन हिल फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों रिवर क्या होती है? रिवर एक रिबन लाइक बॉडी होती है वाटर की, मतलब एक घुमावदार, कभी सीधी चलती है कभी जिगजैग वे में चलती है, फ्लो करती है आई मीन। तो दोस्तों ये जो होती है ना, ये पहाड़ों से, माउंटेन्स से बहना शुरू करती है और नीचे की तरफ बहती है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ बहती हुई, ठीक है, बहती है। और एक दूसरा डेफिनेशन भी है रिवर का। रिवर इज अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स, यूजुअली फ्रेश वाटर फ्लोइंग टूवर्ड्स एन ओशन एंड सी। तो दोस्तों एक रिवर जो होती है वो फ्रेश वाटर जो है अपने अंदर फ्लो करती है और वो कहीं ना कहीं जाके ओशन और सी से मिल जाती है। मतलब ये एक रिवर का नेचर है कि वो जो है नेचुरली माउंटेन्स या फिर हिल्स से बहना शुरू करती है और एंड में जाके वो ओशन या फिर सी में जाकर जो है वो मिल जाती है। तो यार आई होप कि आप लोगों को रिवर और लेक का डिफरेंस समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है कि लेक जो होती है वो कहीं भी ओशन और सी से जाकर नहीं मिलती, वो एकदम सेपरेट होती है। लेकिन जो रिवर होती है वो एकदम उसका पूरा जर्नी होता है, माउंटेन से शुरू करती है वो अपना जर्नी, ठीक है, बहना, और जो है वो वाटर या ओशन में जाकर के मिल जाती है। नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं हिल की। तो हिल की यहाँ पर 3 डेफिनेशंस हैं। A hill is a piece of land that rises higher than everything, or a natural mound of earth created either by faulting or erosion, or a lower altitude and elevation with a rounded top.
तो दोस्तों हिल का मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड जो कि सरफेस से थोड़ा उठा हुआ होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब सरफेस लेवल जो होता है और हिल का लेवल अगर आप कैलकुलेट करो तो नापो तो काफ़ी डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको आसानी से समझना है तो बस ये समझ लो कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनका ही आप अगर छोटा वर्जन ले लो ना तो उसको ही हिल बोलते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा पहाड़ है उसको एक छोटा फॉर्म बना दो आप उसकी, तो वही उसको ही हिल बोलते हैं। लेकिन बस एक डिफरेंस है कि जो हिल का जो टॉप होता है ना वो राउंड होता है, वो राउंडेड शेप में होता है थोड़ा, ठीक है। जो पहाड़ होते हैं वो एकदम पॉइंटेड होते हैं, लेकिन जो हिल होते हैं वो राउंडेड टॉप होता है उनका। बस यही है यार। हिल में मैं आपको पिक्चर लगा रही हूँ यहाँ पे, आप लोग पिक्चर देख लो तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद बात आती है 9th नंबर पर बेसिन की। अब बेसिन क्या होता है? A basin is a depression or dip in the earth's surface. The major types of basins are river drainage basins, an area drained by river and all of its tributaries. So friends, बेसिन का मतलब होता है एक गड्ढा, मतलब ज़मीन में अर्थ की जो सरफेस है उसमें एक डिप्रेशन बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है, उसको ही हम लोग बेसिन बोलते हैं। बस एकदम सिंपल है। तो दोस्तों ज़्यादातर ये वाला जो वर्ड है ना बेसिन या ड्रेनेज, या फिर जब हम रिवर्स की रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेसिन, क्योंकि जो रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मतलब फर्दर डिविजन जो होते हैं रिवर्स के, वही ज़्यादातर बेसिन्स को फॉर्म करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ट्रिब्यूटरीज जो हैं बेसिन फॉर्म करती हैं, ठीक है। और बस सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ पर पानी भी ना हो, एक गड्ढा हो, ठीक है, और बड़ा सा, उसको भी आप लोग बेसिन बोल सकते हैं। दोस्तों आखिर में बात आती है वैली की। वैली क्या होती है? A valley is a low area between hills or mountains, typically with a river running through it. Or a valley or dale is a depression that is longer than it is wide. The term U-shaped and V-shaped are descriptive terms of geography to characterize the forms of valley. So friends, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि दो पहाड़ ले लो आप लोग, दो माउंटेन हैं, उनके बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग वैली बोलते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो दो माउंटेन्स हैं उनके बीच में से रिवर क्रॉस कर रही होती है तो उसको भी हम लोग वैली ही बोलते हैं, ठीक है। एक डिप्रेशन भी उसको कहा जाता है क्योंकि हिल्स जो होते हैं उनकी हाइट काफ़ी होती है, तो उनके बीच की जगह को ऑब्वियसली डिप्रेशन ही बोला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टर्म्स होते हैं आप लोग पढ़ते होंगे बुक में, यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, तो ये सारे जो हैं ज्योग्राफी के टर्म्स हैं जो कि जो वैली होती है उसको कैरेक्टराइज करते हैं कि ये जो वैली है ये यू शेप्ड की है या वी शेप्ड की है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना साइड्स होती हैं माउंटेन्स की, जो स्लाइड्स होती हैं उन पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं, ठीक है। क्योंकि यार कुछ जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो साइड्स होती हैं तो वो काफ़ी स्ट्रेट होती हैं, तो वहाँ पर जो वैली बनती है वो वी शेप्ड बनती हैं। और कुछ राउंड होती हैं जिनमें काफ़ी जगह भी होती है, मतलब दो माउंटेन्स के बीच में अगर थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ पर यू शेप्ड वैली फॉर्म होती है। तो दोस्तों यही सब कुछ था वैली के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा वैली किसको बोलते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और दूसरे टर्म्स हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।